हत्या और आग लगने के जुर्म में सातोरू को पुलिस वाले हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि क्या ये सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा, और बस एक आखिरी ख्वाहिश करता है कि काश उसे सिर्फ एक मौका मिल जाए तो वो सब कुछ ठीक कर दे। और तभी वो जोर से चिल्लाता है और ये कहते ही उसका रिवॉल्वर एक्टिवेट हो जाता है। और ठीक उसी दिन होता है जब वो कायो को साइंस सेंटर घुमाने ले गया था। अगला दिन 29 फरवरी यानी किडनैपिंग से सिर्फ एक दिन पहले सातोरू और केनिया आपस में बात कर रहे होते हैं। तुम पहले जैसे नहीं रहे सातोरू, सच बोलूं तो लगता ही नहीं कि तुम सातोरू हो, तो फिर कौन हो तुम? ये बदलाव तुम्हारे अंदर मैंने तब नोटिस किए जब तुम कायो की चोट को घूर रहे थे। मैं भी उन चोटों को काफी टाइम से देख रहा था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। तुम सच में एक सुपर हीरो हो। कुछ देर बाद सातोरू उसे कायो के होने वाले मर्डर के बारे में बताता है। क्या सातोरू सच में ऐसा होने वाला है? तो ठीक है, मैं भी इसे रोकने में तुम्हारी मदद करूंगा। स्कूल की छुट्टी होती है और सातोरू सोचता है कि अगर 1 तारीख को कायो को अकेला ना छोड़ा जाए तो शायद वो बच जाएगी, लेकिन मुझे यूकी को भी बचाना होगा। 1 मार्च यानी जिस दिन कायो किडनैप होने वाली थी, वो दिन बिल्कुल नॉर्मल निकल जाता है और कायो बिल्कुल सेफ रहती है। 2 मार्च भी लगभग वैसा ही जा रहा होता है, लेकिन तब सातोरू को रियलाइज होता है कि सिर्फ छोटे छोटे चेंजेस से कुछ नहीं होगा। तब वो एक बड़ा रिस्क लेता है। स्कूल का बहाना बनाकर वो सीधा यूकी के घर चला जाता है, एक पत्थर उठाता है और खिड़की तोड़ देता है, और फिर वहाँ एक नोट छोड़ देता है जिस पर लिखा होता है आई विल किल यू। ऐसा वो इसलिए करता है ताकि रात भर पुलिस वाले यूकी के वहाँ पहरा दें और यूकी पर कायो की किडनैपिंग का शक ना जाए। वहाँ से निकलकर उसकी नजर पड़ती है कायो की माँ पर, जो मार्केट से घर जा रही होती है। ये रही, अगर मैं इसको रास्ते से ही हटा दूं तो कायो हमेशा सेफ रहेगी। उसका प्लान था कि वो कायो की मॉम को सीढ़ियों से धक्का मार दे। तभी केनिया वहाँ आकर उसे रोक देता है। पागल मत बनो सातोरू, मैं तुम्हारा 2 दिन से पीछा कर रहा हूँ। तुम कायो को बचाने के लिए कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें मत करो, वरना तुम जेल भी जा सकते हो। पर मुझे किसी भी हालत में कायो को बचाना है। हाँ, मैं समझ गया कि तुम्हें कायो को बचाना है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? मेरे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। हम पुलिस को बुलाकर घरेलू हिंसा को रोक सकते हैं। पर केनिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बर्थडे पार्टी के बाद सातोरू कायो को घर छोड़ने निकलता है और रास्ते में उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हें किडनैप कर सकता हूँ? हाँ, क्या तुम पागल हो? हाँ, शायद तुम्हारे लिए। और वो सोचती है कि घर जाकर मॉम की मार खाने से अच्छा है मैं किडनैप हो जाऊं, और किडनैपिंग के लिए मान जाती है। सातोरू कायो को एक पुरानी स्कूल बस के पास ले आता है जहाँ केनिया ने कायो के रात में रुकने का इंतजाम किया होता है। सातोरू से कहता है, ओके कायो, फिलहाल के लिए मुझे और केनिया को जाना होगा, लेकिन मैं आधी रात को वापस आऊंगा और 3 बार दरवाजा खटखटाऊंगा, तो तुम डरना मत। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात को सातोरू वापस आता है और उसके खाने के लिए कप नूडल्स लाता है, और दोनों सुबह होने तक चिपक कर सो रहे होते हैं। ये क्या देख रहा हूँ? ये आजकल के 10 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं? जब मैं 10 साल का था मैं तो पैंट में हाथ डाल के सोता था, और यहाँ देखो। तभी केनिया भी वहाँ आ जाता है। सब ठीक है ना? चलो सातोरू, अब चलें, इससे पहले कि कोई आ जाए। स्कूल के बाद सब मिलके कायो के साथ कार्ड्स खेल रहे होते हैं, और अब सातोरू कल सुबह कायो की मॉम के पास जाने वाला है और उन्हें ये कहेगा कि कायो की किडनैपिंग उसने ही की थी और सारा ब्लेम वो खुद पर ले लेगा। पर कायो उसे समझाती है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी मॉम से कहूंगी कि मैं खुद अपनी मर्जी से गई थी, तो फिर किसी पर भी इल्जाम नहीं आएगा। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं कायो, कल सुबह मिलेंगे। ये कह के सातोरू और केनिया वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते केनिया उससे कहता है, वैसे सातोरू, सुबह जो बस में हो रहा था वो सब क्या था? पागल है क्या? जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। उस रात कायो गहरी नींद में होती है, तभी अचानक कोई आदमी बस पर चढ़ता है। पहले कायो को लगता है कि शायद सातोरू आया होगा, लेकिन कुछ ही पल में उसे एहसास हो जाता है कि ये कोई और ही है। वो आदमी बस के अंदर आता है और अचानक एक डब्बे पर जोर से लात मारता है, जिससे कायो बहुत बुरी तरह डर जाती है। लेकिन वो आदमी बिना कुछ बोले ही बस से उतर जाता है और जाते जाते कायो उसे देख लेती है। अगली सुबह सातोरू कायो से मिलता है, अपना लंच बॉक्स उसके हाथ में दे देता है और पूछता है, सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई रात में? लेकिन कल रात जो कायो के साथ हुआ था वो उसका जिक्र सातोरू से नहीं करती, बस चुप रहती है। ओके, तो ठीक है कायो, स्कूल के बाद मिलते हैं। उधर स्कूल में सातोरू थोड़ा लेट हो जाता है। अरे नहीं, इजुमी एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे आने भी लग गए। मैं आज बहुत लेट हो गया। और जल्दी जल्दी में एक लड़की को क्रॉस करता है। नाकामिशी आया, ये वही लड़की होती है जो 18 साल पहले किडनैप हुए उन 3 बच्चों में से एक थी। क्लास में टीचर आकर बच्चों से पूछते हैं कि कायो आज भी एब्सेंट है, क्या किसी को उसके बारे में कुछ पता है? क्लास के सभी बच्चों को कायो की चिंता होने लगती है। थोड़ी देर बाद टीचर और सातोरू आपस में बातचीत करते हैं। सातोरू, मैं पिछले 2 दिनों से कायो के घर पर लगातार कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। मैंने सीपीएस को इन्फॉर्म कर दिया है, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, कायो जल्द ही मिल जाएगी। रात में चाइल्ड कंसल्टेशन और वो टीचर कायो के घर पर पूछताछ के लिए आते हैं, लेकिन घर पर कोई नहीं मिलता। घर की हालत देखकर टीचर समझ जाता है कि
कायो की माँ थोड़ी देर पहले यहीं थी और हमें आता देखकर जल्दबाजी में यहाँ से भाग गई। ये सब सातोरू चुपके से देख रहा होता है। वो तुरंत कायो के पास जाकर सब बता देता है, फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारी मॉम से अलग कर दिया जाएगा। हाँ सातोरू, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वैसे सातोरू, ये रहा मेरा प्रॉमिस। गिफ्ट देखकर सातोरू इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सातोरू, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम आज रात यहीं रुक सकते हो? हाँ। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कल रात में एक आदमी यहाँ आया था, बस में चढ़कर इस बॉक्स पर लात मारी और ये बैग यहीं छोड़ गया। किन्या बैग खोलता है, अंदर से निकलता है टेप, मास्क, ग्लव्स और रस्सी। ये देखकर सिर्फ सातोरू समझ पाता है कि किडनैपिंग अभी रुकी नहीं है। इसका मतलब कायो और बाकी बच्चे अब भी खतरे में हैं। और सातोरू के दिमाग में बस एक ही बात चलती है कि अभी भी कुछ नहीं बदला। दोस्तों, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और तब वो डिसीजन लेता है कि कायो को अपने घर ले जाएगा। घर पहुँचते ही सातोरू की माँ उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाती है। उसके बाद केन्या और हिरोमी बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सातोरू की माँ टीचर याशिरो को फोन करती है। कायो और सातोरू दोनों सुरक्षित घर पहुँच चुके हैं। बहुत बढ़िया, मुझे इसी की उम्मीद थी। क्या आप मेरी एक छोटी सी मदद कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल। तो कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। रात को सोने से पहले सातोरू की माँ कायो को नहलाती हैं, उसके बाल सुखाती हैं और उसे वो प्यार देती हैं जो उसे कभी मिला ही नहीं था। सुबह नाश्ते के वक्त जब कायो इतना अच्छा नाश्ता देखती है तो उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब उसकी माँ उसे ठंडे कप नूडल्स, बासी ब्रेड दिया करती थी और वो फूट फूट कर रोने लगती है। और वहाँ कायो की मॉम खूब गुस्से से भरी होती हैं। लेकिन तभी वो दरवाजे पर कायो की आवाज सुनती हैं। आ गई महारानी, तो थी कहाँ इतने दिनों से? तेरी तो। पर वो देखती है कि सातोरू और उसकी माँ भी उसके साथ आए हैं। सब इसी का किया धरा है ना। और अचानक सातोरू की मॉम पर हमला कर देती है और तभी वहाँ टीचर और चाइल्ड कंसल्टेंसी के लोग आ जाते हैं। तुम्हारी बेटी पिछले 3 दिनों से गायब थी, पर तुमने ना तो पुलिस में कंप्लेन करी और ना ही किसी से बात करना जरूरी समझा, और ये सब करके तुमने इसकी माँ होने का अधिकार खो दिया है। अच्छा तो ये बात है, मैं भी पुलिस को बुलाकर तुम्हारा ये रचे हुए ढोंग का पर्दा फाश कर दूंगी। और वो कायो को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगती हैं। तभी उसको पीछे से एक आवाज सुनाई देती है और ये होती है कायो की नानी। अकेमी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें उस आदमी के साथ तलाक के लिए मजबूर किया और मैंने तुम्हें और कायो को अकेला छोड़ दिया। मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। ये सुनकर कायो की मॉम भी जोर से रोने लगती है और अचानक से पूरा माहौल क्राइम से हटकर इमोशनल हो जाता है। शुक्रिया सातोरू, मुझे इस जगह से बाहर निकालने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और अब कायो हिनाजुकी ये टाउन छोड़कर अपनी नानी के घर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। द टाउन विदाउट मी बाय कायो हिनाजुकी। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहुत दूर जाना चाहूंगी, जहाँ कोई ना हो, न कोई दर्द न कोई परेशानी, जहाँ मैं जब चाहे पेड़ पर चढ़ सकूं, जब तैरना चाहूं तब तैर सकूं और जब चाहे सो सकूं। जब मैं अपने बिना शहर को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत दूर जाना चाहती हूँ। आखिरकार मैंने कायो को बचा ही दिया। मैंने उसको एक नए भविष्य के साथ बांध ही दिया। आगे का सफर उसे अकेले ही तय करना होगा। कायो के जाने के बाद से सातोरू हमेशा खोया खोया सा रहता था, जैसे वो हर वक्त कायो को मिस कर रहा हो। इतना बुरा तो सातोरू को नहीं लग रहा होगा जितना मुझे लग रहा है। कहानी में वापस आते हैं। इसके बाद टीचर उसे स्टाफ रूम में बुलाते हैं और उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। और अब वो ये सोचता है कि कायो को तो मैंने बचा लिया, लेकिन किडनैपर की नजर अब भी नाकामिशी और हिरोमी पर होगी। मुझे हर हाल में इन दोनों को भी बचाना होगा। और उस दिन से वो नाकामिशी और हिरोमी दोनों पर नजर बनाए रखता है। और उसने ये रियलाइज किया कि अगर कोई नाकामिशी को किडनैप करना चाहेगा तो उसके लिए नाकामिशी के ट्यूशन के बाद का टाइम सबसे बढ़िया रहेगा। और वो जब इनका पीछा कर रहा होता है तो उसकी मॉम उसे देख लेती है और उसे सामान पकड़ा देती है। और रास्ते में टीचर याशिरो उन्हें लिफ्ट दे देते हैं। शुक्रिया टीचर, अगर आज आप हमें लिफ्ट नहीं देते तो मेरी मॉम ने तो मुझे सामान ढोने वाला खच्चर बना दिया था। अगले दिन छुट्टी के टाइम हिरोमी जाने लगता है, लेकिन सातोरू उसे रोक कर कहता है कि रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। ये देखकर केन्या को उस पर शक होने लगता है और वो इस बारे में सातोरू से अकेले में बात करता है। ये चल क्या रहा है? पहले कायो और अब हिरोमी। तुम्हारी हरकतें देखकर लगता है कि खतरा भी टला नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सातोरू। और वो तीनों वापस उस बस में इन्वेस्टिगेट करते हैं जिसमें उन्होंने कायो को छुपाया था। अंदर जाकर वो देखते हैं कि बस का सारा सामान गायब है। और सातोरू उन्हें बताता है कि जिस रात हमने यहाँ वो बैग देखा था जिसके अंदर से अजीब और डरावना सामान निकला था, मेरे हिसाब से वो एक खूनी था जो अकेले और छोटे बच्चों को किडनैप करता है। भले ही तुम्हें ये सब झूठ लगे, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। हमें तुम पर पूरा यकीन है सातोरू। अगले दिन स्कूल में सातोरू केन्या और हिरोमी को बताता है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये लोग आजकल कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? चलो आज इनका पीछा करके देखते हैं। सातोरू उन्हें नाकामिशी आया से मिलने ले जाता है। तुम नाकामिशी आया हो ना? मैं सातोरू हूँ।
हम यहीं पास के स्कूल में पढ़ते हैं। ओह, तो तुम वही आवारा लोग हो जो सामने हाइडआउट पर अक्सर आते रहते हैं। खैर वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैं तो चली। लड़की सुनो, हम आवारा नहीं जाबाज हैं। अगर तुम भी जाबाज बनना चाहती हो तो हमारे हाइडआउट आ जाना। तुम सब के सब पागल हो। वो सभी हाइडआउट से आया नाकामिशी पर नजर रखते हैं, लेकिन आया मेन डोर से हाइडआउट आ जाती है और यहाँ से काजू और आया काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सातोरू सोते समय ये सोचता है कि 2006 में मॉम ने सवादा को ये बोला था कि वो खूनी को जानती है। इसका मतलब हो ना हो वो खूनी जरूर कोई करीबी ही होगा। और स्कूल में वो रियलाइज करता है कि सभी लोग साथ में हैं, कोई भी अकेला नहीं है सिवाय मिसातो के। तो अब वो सभी लोग मिसातो पर नजर रखते हैं, क्योंकि सातोरू के हिसाब से जो बच्चे अकेले रहते हैं किडनैपर अक्सर उन्हें ही अपना टारगेट चुनता है। और अभी मिसातो टीचर के कहने पर हमादा को चेयर करने के लिए स्कूल जिम गई होती है। अकेले बैठी मिसातो वॉशरूम जाती है तो सातोरू उसका पीछा करता है, लेकिन काफी समय होने के बाद जब वो बाहर नहीं आती तब सातोरू को चिंता होने लगती है। वो अंदर झांक कर देखने लगता है, तभी वहाँ टीचर याशिरो आ जाता है। सातोरू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मिसातो से बात करने आया था। वो शायद पीछे के दरवाजे से चली गई है। ये क्या? ये तो यूकी की गाड़ी है। टीचर, हमें जल्दी इस गाड़ी का पीछा करना होगा। और गाड़ी में बैठकर टीचर सातोरू से कहता है, वैसे सच कहूँ, अच्छे और बुरे काम में कोई अंतर नहीं होता। उनका बस एक ही मकसद होता है, इच्छाएं पूरी करना। आज ये टीचर को क्या हो गया है? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हैं। टनल के अंदर सातोरू समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमने कहा था कि तुम किसी किडनैपर को पकड़ना चाहते हो, और वो किडनैपर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी हर एक हरकत पर कोई नजर रख रहा है। अगर तुम अब भी मिसातो की चिंता कर रहे हो तो इस गाड़ी में सिर्फ जिन शिरातोरी के पिता हैं। मुझे तुम पर उस दिन से शक था जब से तुम आया नाकामिशी का पीछा कर रहे थे। मैं उसे उस दिन किडनैप करने वाला था, लेकिन तुमने वहां आकर मेरे सारे प्लानिंग पर पानी फेर दिया। मुझे हंसी आती है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते थे और मैं तुम्हारे बगल में बैठा हुआ था। जब तुम मिसातो का पीछा करते हुए जिम पहुंच गए तब मेरा शक यकीन में बदल गया कि मेरे असली दुश्मन तो तुम ही हो। टीचर याशिरो अपनी गाड़ी एक आइस लेक के पास खड़ी करता है। तूने मेरे एक एक करके सारे प्लान फेल कर दिए। तुझमें इतनी अकल आई कहां से? तू तो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा है। याशिरो, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो गाड़ी से निकलने की बहुत कोशिश करता है, पर सीट बेल्ट लॉक होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाता। और याशिरो एक्सेलरेटर पे बास्केटबॉल रखकर गाड़ी को आइस लेक में धकेल देता है और सातोरू बर्फीले पानी में धीरे धीरे डूबने लगता है। चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, कान दादा नाम का एक पापी आदमी नर्क में सड़ रहा था। उसने एक बार एक मकड़ी की जान बचाई। इससे खुश होकर भगवान ने उसके लिए स्वर्ग से एक मकड़ी का जाला भेजा, जिस पर वो चढ़कर स्वर्ग आ सके। उसने चढ़ना शुरू किया। जब बाकी पापियों ने उस पर चढ़ने की कोशिश की तो उसने उनको लात मारकर नीचे गिरा दिया। ये देखकर भगवान ने धागा तोड़ दिया और वो नीचे गिर गया। और उसके बाद मुझे भी मकड़ी का जाला दिखने लगा और मैंने उस जाले से जुड़े लोगों को मार डाला। पर फिर एक लड़के ने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की। मुझे उसके ऊपर भी वो जाला दिखने लगा, लेकिन तब भी वो मरा नहीं। मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ सातोरू। और अब 15 साल बाद हम सातोरू को हॉस्पिटल में देखते हैं और ये साल है 2003। सातोरू 15 सालों से कोमा में था और अब खुशी की बात यह है कि उसे होश आ गया है। इन बीते 15 सालों में मेरी मॉम ने मेरे शरीर का ख्याल रखा ताकि मेरे होश आने पर मुझे कोई परेशानी ना हो। होश में आने के बाद डॉक्टर उससे पूछते हैं कि बेहोश होने से पहले का कुछ याद है। वो सोचने की कोशिश करता है लेकिन उसे सब धुंधला धुंधला याद आता है। देखो सातोरू, तुमसे मिलने कौन आया है? और सातोरू से मिलने उसके बचपन के दोस्त केनिया और हिरोमी आते हैं और वो उनसे घंटों बातें करता है, लेकिन उसे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि उसके दोस्त उससे खुलकर बात नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी माँ ने उन्हें अतीत की बातें करने से मना किया होता है। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में उससे मिलने कायो आती है, जिसे देखकर सातोरू इमोशनल हो जाता है, मानो उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। और वो उसे बताती है कि मैंने हिरोमी से शादी कर ली और हमारा एक छोटा सा परिवार भी है। आज तुम पूरे 15 साल बाद होश में आए हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हें छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ गए। पहले मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन आज मेरे पास खुद का एक परिवार है और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। इसके लिए शुक्रिया। और वो वहाँ से चली जाती है। सातोरू डॉक्टर से कहता है कि मेरी एक्सरसाइजेस शुरू करवाइए, मुझे जल्द से जल्द अपने पाँव पर चलना है। तभी डॉक्टर को एक कॉल आता है, जिसमें वो कॉल के दूसरी साइड वाला आदमी सातोरू के बारे में पूछताछ करता है। नहीं नहीं, आप समझिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सातोरू व्हील चेयर में बैठा पार्क में घूम रहा होता है और पास बैठी एक छोटी बच्ची कुमी से बात करता है।
लेकिन दो लोग चुपके से उनकी फोटोज खींच रहे होते हैं ताकि उन दोनों के बीच रिलेशनशिप दिखा के पब्लिसिटी ले सकें। तभी वहाँ निशिज़ुनो की एंट्री होती है और वो दोनों उन्हें पकड़ लेता है। चलो बे, भागो यहाँ से। निशिज़ुनो सातोरू के पास आता है और ये कोई और नहीं उसका क्लास टीचर काको याशिरो होता है। याशिरो उसे हॉस्पिटल रूम में बताता है कि मैंने अपना नाम चेंज कर लिया है। दरअसल मैंने 5 साल पहले शादी करी और घर जमाई बन गया। मैंने तुम्हारा 15 साल जागने का इंतजार किया सातोरू। तुम्हें अब तक सब कुछ ठीक से याद नहीं आया है, पर चिंता मत करो, धीरे धीरे सब याद आने लगेगा। कुछ देर बाद सातोरू डिसाइड करता है कि वो कुमी से मिलने जाएगा क्योंकि 2 दिन बाद उसका ऑपरेशन होने वाला है। पर रास्ते में याशिरो उसे रोककर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं दरअसल कुमी से मिलने जा रहा हूँ। ओ अच्छा, मैं अभी उसके कमरे से ही आ रहा हूँ, वो अभी सो रही है। चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ, मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है। और उसे एलिवेटर के अंदर ले जाता है और तभी वो याशिरो की एक पुरानी आदत को पहचान लेता है और याशिरो उसे छत पर ले जाता है। याशिरो, मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। यहाँ हम देखते हैं जब वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है उस टाइम उसकी याददाश्त वापस आ चुकी होती है और ये बात उसके दोस्तों और उसकी माँ को पता होती है। हमें पता है तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है सातोरू, लेकिन अब भी अगर तुम लड़ना चाहते हो तो इसमें हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। और सातोरू उन्हें बता देता है कि असली खूनी याशिरो है। हाँ, मुझे एलिवेटर में ही पता चल गया था कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। मुझे याद है कि 15 साल पहले तूने मेरा एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होने दिया, चाहे वो कायो हो, चाहे हिरोमी हो, चाहे नाकामिशी हो। जब भी मैंने किडनैपिंग की सोची हमेशा तूने टांग अड़ाई, जैसे तुझे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। पर असल में कभी वो जुर्म हुए ही नहीं, तो तेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं एक अपराधी हूँ। और उसकी नजर सातोरू की जेब में पड़ती है। वो समझ जाता है कि सातोरू सब रिकॉर्ड कर रहा है और उसका फोन छीन लेता है और उसमें आया हुआ कुमी का मैसेज पढ़ लेता है। कुमी का ऑपरेशन 4:30 बजे शुरू होगा। तुम्हारे फिंगरप्रिंट उस बैग में है जिसमें मैंने जहरीले ड्रग्स मिलाए हैं और सबको ये लगेगा कि तुमने एक 10 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद डर के छत से कूद कर आत्महत्या कर दी। सातोरू याशिरो से कहता है, जिस दिन कायो टाउन छोड़कर गई उस दिन तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। तुम्हारा वो फीका चेहरा मुझे आज भी याद है। मेरे पिता बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए, मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। उस वक्त तुमने मेरे पिता की जगह ली। मैंने 15 साल तक तुम्हारे होश में आने का इंतजार किया ताकि मैं अपना रचाया हुआ खेल खत्म कर सकूं। तुम मेरे प्लान का आखिरी हिस्सा थे। तुम्हारी मौत के बिना मेरा प्लान अधूरा ही रहता। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। अब डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा। या तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, मैं जीतूंगा, या तुम मुझे मार दोगे और तुम जीत जाओगे। ये खेल तो मैं पहले ही जीत चुका हूँ। मैंने तुम्हारे सारे प्लान्स मिट्टी में मिला दिए। मैंने उन सबको बचा दिया जिन्हें तुम मारना चाहते थे। तुमने मुझे 15 साल से नहीं मारा क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी का अधूरा हिस्सा हूँ और तुम्हें जीने के लिए मेरी जरूरत है और इस बार भी मैं ही जीतूंगा। ये बोलकर वहाँ से छलांग लगा देता है पर याशिरो ऐसा होने नहीं देता और वो उसे बचा लेता है। तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। ये 15 साल मेरे लिए कुछ ही सेकंड का वक्त रहा, लेकिन तुम्हारे लिए ये 15 साल बहुत धीरे गुजरे होंगे ना याशिरो। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही एक आदमी हूँ जो तुम्हारा असली रूप जानता है। और याशिरो इमोशनल होकर सातोरू को मरने के लिए छोड़ देता है। सच कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सातोरू। और वो भी नीचे कूदने ही वाला होता है तभी वो देखता है कि सातोरू तो जिंदा है और हंसकर अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और याशिरो को अटेम्प्टेड मर्डर के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है और कुमी का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाता है, पर उसे याशिरो के बारे में नहीं बताया जाता। शुक्रिया दोस्तों मुझ पर हमेशा भरोसा करने के लिए। सातोरू ने अपनी जिंदगी के 15 साल खो दिए, पर असल में यही 15 साल उसका असली इनाम था, क्योंकि उसके बिना भी उसके दोस्तों ने ये कीमती समय जिया। एक ऐसा शहर जहाँ से मैं ही मिटा दिया गया और एक ऐसा वक्त जहाँ से सिर्फ मैं ही मिटा दिया गया। यही तो मेरा असली इनाम है। और अब सातोरू एक पॉपुलर मांगा आर्टिस्ट बन जाता है और आखिर में उसे एरी कातागिरी ठीक उसी ब्रिज के नीचे मिलती है जहाँ ये दोनों इससे पहले बिछड़े थे।